चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे, सेल्स टैक्स हमारा स्टार्ट हुआ था और हमने आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है, कल इसको हमने डिस्कस किया था, इसको हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशंस वगैरह पे आते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे जो आएगी आपको डेफिनेशन पहली है, सेल्स टैक्स किससे कहते हैं, डैट इज़ रीड ओनली। इसको रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्रैम करने की कोई आपको नीड नहीं है। सेल्स टैक्स किसे कहते हैं कि जो हमारा सेल्स टैक्स का एक्ट है कानून, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, उसके मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आप अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहलाएगा। उसके अलावा कोई भी फ़ाइन, पेनल्टी, फ़ी वगैरह इस एक्ट के मुताबिक हम पे कर रहे हैं वो भी क्या है, सेल्स टैक्स है। या कोई भी सम, कोई भी अमाउंट जो इस टैक्स के मुताबिक हम पे कर रहे होंगे वो मेरी क्या कहलाएगी, सेल टैक्स कहला रहा होगा। दैट इज़ रीड ओनली, इसे रटे मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। क्या होता है आउटपुट टैक्स? जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं वो क्या होता है हमारा आउटपुट टैक्स। मतलब हम गुड्स सप्लाई करेंगे, हम गुड्स बेचेंगे, एट दैट टाइम जब मैं टैक्स रिसीव करूँगा वो मेरा क्या होगा, आउटपुट टैक्स होता है। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब हम गुड्स बाय करेंगे, जब हम ख़रीद के लाएंगे, एट दैट टाइम जो पे किया जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो आगे डेफिनेशन हमारी यही है इनपुट टैक्स की और आउटपुट टैक्स की। उससे पहले हम जो टैक्स सारा कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन के लिए। ये सारा कुछ किसके लिए है, पर्सन के लिए। किसके लिए, पर्सन। तो क्या होता है पर्सन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सन? अगर आपसे अब पूछो ना कि पर्सन किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा अच्छा पर्सन का मतलब है शख्स, इंसान। लेकिन टैक्स में पर्सन इंसान थोड़ी कहते हैं। टैक्स में पर्सन जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है कि जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा होगा, पर्सन का मतलब क्या होगा, पर्सन का मतलब होगा इंडिविजुअल, AOP which means association of person, कंपनी एंड गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल सब डिविजन्स होंगी, जो फॉरेन इदारे होंगे वो भी क्या हैं, हमारे पर्सन हैं। तो टैक्स में आप चाहे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं चाहे सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आपको पर्सन का नाम अगर लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब कलेक्टिवली ये सारे हैं। इंडिविजुअल की बात भी हो रही है, AOP की बात भी हो रही है। AOP किसे कहते हैं? जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जब दो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो हमारा क्या है, AOP कंसिडर होती है। कंपनी ये भी पर्सन है। गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीज़न, मतलब एक है UK गवर्नमेंट, एक है लंदन गवर्नमेंट, वो भी हमारे लिए क्या है, पर्सन है। फॉरेन इदारे होते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UN हो गया, एक्सियम बैंक हो गया, ये भी क्या है, हमारे लिए पर्सन है। तो जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आएगा उसका मतलब है ये हम सब की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है, हम इन सब की बात कर रहे हैं। देखें टैक्स में अगर कहीं वर्ड लिखा है ना इंडिविजुअल का, तो इसका मतलब है कि वो बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की। अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है कंपनी का तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, कंपनी की। कहीं पे वर्ड लिखा है गवर्नमेंट का, इसका मतलब वो रूल किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन अगर कहीं पे भी पर्सन का वर्ड लिखा गया है किसके लिए, सबके लिए। उसमें इंडिविजुअल भी आएगा, AOP भी आएगी, कंपनी भी आएगी और गवर्नमेंट भी आएगी। इसको भी याद नहीं करना, डैट इज़ रीड ओनली। आपको समझ आ जाएगी क्या होती है पर्सन की डेफिनेशन। ठीक है। इनकम टैक्स में जो चैप्टर नंबर 1 जब हम शुरू करेंगे, सेम डेफिनेशन है, पर्सन किसे कहते हैं। गॉट इट। आगे चलते हैं, हमने साथ साथ अपना न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं। आप सबके पास बुक होगी, बुक के बिल्कुल एंड पे जाएं, आपका होगा मॉडल पेपर।
मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट क्या है? जरा ऊंची पढ़े, क्या है? पूरी पढ़े। कितने मार्क्स का सवाल है? 20 मार्क्स का सवाल की रिक्वायरमेंट है कि सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक आपने सेल्स टैक्स पेएबल, रिफंडेबल या कैरी फॉरवर्ड कुछ भी है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हमें न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो क्या क्या करने हैं, साथ साथ ही करना है। अब आपने काम करना है, आप सबके पास रजिस्टर होंगे, अपने रजिस्टर निकालें और उसके ऊपर 4 पेजेस जो हैं वो छोड़ दें, ताकि दिखाइए रजिस्टर, एक मिनट दिखाइएगा रजिस्टर। ये 4 पेजेस ना आपने छोड़ देने हैं, बिकॉज मैं आपको अब फॉर्मेट साथ साथ सिखाता जाऊंगा, आप उसको लिखते रहेंगे। ये वाला एक पेज, क्योंकि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे लेफ्ट पेज से, 1, 2, 3 और 4। ये पेजेस कहीं पे छोड़ के रख लें, बिकॉज हम अपना सेल टैक्स का फॉर्मेट जैसे जैसे हम रूल पढ़ते जाएंगे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, आप इस फॉर्मेट में आकर क्या करते हैं, चीज़ें प्लेस करते जाएंगे। तो हमने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्या करने हैं, साथ साथ करने हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि सेल्स टैक्स में सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है, वो तो करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल भी साथ साथ करने हैं। ये नहीं कि हम पहले पूरा सेल्स टैक्स वाइंड अप करें फिर हम न्यूमेरिकल करें, नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो जो पढ़ते जाएंगे हम उसका फॉर्मेट जो है वो क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अभी आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना है। किसके लिए निकालना है? नाम गिवन था आपको, क्या है बताएं ज़रा? सरमाया एसोसिएट। क्या? सरमाया एसोसिएट। अब ये पर्सन है, हम सरमाया एसोसिएट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे आएंगे बनाने के लिए, तो आपने न्यूमेरिकल शुरू करना है लेफ़्ट पेज से। आई कैप में भी सेल टैक्स का न्यूमेरिकल कहाँ शुरू करना है आपने, लेफ़्ट पेज से। आप उसका नाम लिख देंगे क्या, डैट इज़ सरमाया एसोसिएट, कि भाई ये पर्सन है। लग गया पता? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे होगा टैक्स पीरियड। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसने हमें किस महीने के लिए कैलकुलेट करने का बताया है, अगस्त 2024। टैक्स पीरियड क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड का मतलब है वो महीना जिसके लिए हम ये सारा सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने देखना है कि अगस्त के महीने में सरमाया एसोसिएट का कितना आउटपुट टैक्स था, हमने देखना है अगस्त के महीने में सरमाया एसोसिएट्स का कितना इनपुट टैक्स था। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल या लायबिलिटी जो है आ जाएगी। डन हो गया। अब यहाँ पे टर्म लिखी हुई थी टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड किसे कहते हैं उसको हमने यहाँ पर देखना है, और ये हम सारा कुछ कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे देखना है। अब टैक्स पीरियड का मतलब है 1 मंथ। क्या मतलब है? 1 मंथ। उसे हम क्या कहेंगे, टैक्स पीरियड कह रहे होंगे। जैसे यहाँ पे उसने हमें अगस्त का बताया था, मतलब है 1 अगस्त 2024 से शुरू हुआ और कहाँ तक चलेगा, 31 अगस्त अगस्त 2024 तक ये चल रहा होगा। ये जो 1 महीने का अरसा है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ये मेरा क्या है, टैक्स पीरियड। ये मेरा क्या है, टैक्स पीरियड। मैंने इस 1 महीने में देखनी है कितनी सेल्स हुई हैं, इस 1 महीने में कितनी परचेजेज हुई हैं, इस 1 महीने में कितना आउटपुट टैक्स था, इस 1 महीने में कितना इनपुट टैक्स था। सारा कुछ किसके लिए कैलकुलेट किया जाएगा, इस 1 मंथ के लिए। तो व्हाट इज टैक्स पीरियड, 1 मंथ, या कोई भी पीरियड जो आपको बता दिया जाएगा एफबीआर से या फेडरल मिनिस्ट्री से, वो आपका क्या होगा, 1 मंथ कंसीडर होगा। डेफिनेशन रीड ओनली है, याद नहीं करनी, मार्क कर लीजिएगा इसको भी आप लोग।
तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी डेफिनेशन याद करने वाली है, कौन सी क्रैम करने वाली है, कौन सी रीड ओनली है। तो आप आगे हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो आपको पता हो कि यार इसको पढ़ लिया है, दैट इज़ इनफ फॉर मी, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस आगे लिखी होगी, जाकर थोड़ा पेज टर्न करके देख लें बुक के ऊपर, पेज नंबर 242 के ऊपर मेंशन होगी। तो टैक्स पीरियड क्या है? 1 मंथ। अब ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? पर्सन के लिए। लेकिन पर्सन भी कौन सा? रजिस्टर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में जो ये पर्सन है ना हमारे पास, ये 2 तरह के होंगे। एक होगा मेरे पास जिसको मैं कहूँगा ये है मेरा रजिस्टर्ड पर्सन, एक है मेरे पास जो मेरा कहलाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन में और अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? कुछ चीज़ खा के आए हो आज? कोई चीज़ पी के आए हो? कहाँ से लिया था? सिगरेट की बात नहीं कर रहा मैं, कहाँ से लिया था? कोई जूस खाया? कोई जूस पिया? कुछ खाया पिया आपने आज? सुबह का क्या खाया? क्या यार, एक तो हमारे देसियों की ना ऑब्सेशंस ख़त्म नहीं होती अंडे फ्राइडे से। कोई जूस, कोई बबल, कोई कुछ किसी ने खाया आज? लेज। पानी लिया? दुकानदार से लिया? आपने पानी का जिक्र किया, मेरा पानी आ गया। वो नहीं आएंगी चाय भाई, ख़त्म कर लिया? नहीं रहने दें, मुझे चाय अपने लिए मंगवा रहे, मेरे लिए नहीं मंगवा रहे। चाय नाम महरम है हमारी क्लास के लिए आज के बाद। वो डबल नाम महरम है, सऊदी अरब वाले। एनीवेज, आप पानी की बोतल लेके आए हैं, दुकानदार से लिए, क्या उसने आपको कहा था कि ये पानी की बोतल है, इस पर इतना टैक्स पे करें? क्या उसने कोई रसीद दी है आपको? नहीं। लेकिन आप ज़रा जाएँ हाइपर स्टार, आप जाएँ कारफूर, आप जाएँ फतह, वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ से आपको बाकायदा बिल मिलेगा, उसके ऊपर लिखा गया होगा कि भाई ये बोतल है, इसकी कीमत 20 रुपये है, इसके ऊपर 3.5 रुपये टैक्स है, हमें आपने 24 रुपये पे करने हैं। ऐसे है कि नहीं? आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं गली मोहल्ले वाले अपने दुकानदारों के पास, आप उनसे कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उनसे कोई चीज़ बाय करते हैं, वो तो आपको कोई रसीद देते ही नहीं है, कोई रसीद नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, कोई बिल नहीं होता, जाते हैं ख़रीद के ले आते हैं। आप ब्रांड्स के पास जाते हैं, आप कारफूर जाते हैं, अल्फता जाते हैं, केक्स एंड बेक्स जाते हैं, केसरिया जाते हैं आप लोग, वहाँ पे आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलती है, उस पर लिखा होता है कि भाईजान इतने की चीज़ है, इतना टैक्स है, इतना आपने पे करना है। तो कैसे एक बंदा इनवॉइस दे रहा है, एक बंदा इनवॉइस नहीं दे रहा? क्यों? बिकॉज हमने डिवाइड किया है कि पर्सन हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये जो हम सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इनके लिए नहीं है। ये जितनी हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं, वो सारा किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन? वो बंदा जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक क्या है? रजिस्टर्ड है। जो बंदा सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कैसे होगा? हम चैप्टर नंबर 20 में पढ़ रहे होंगे जाके, कैसे किस तरह से होगा। नो क्या होता है पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन? के बिजनेसमैन है, उसने गया डिपार्टमेंट में गया, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद डिपार्टमेंट ने कहा सर ये हम आपको कर रहे हैं रजिस्टर्ड, ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जो आपने अक्सर देखा होगा इनवॉइसेस के ऊपर लिखा होता है STRN नंबर। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं, किसी भी इस तरह के बड़े स्टोर के पास जाते हैं, जब आप उनसे रसीद लेते हैं, उनकी इनवॉइस के ऊपर ये STRN नंबर लिखा होता है। ये STRN नंबर निशानी है कि बंदा क्या है? रजिस्टर्ड है, और बकायदा उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी क्या किया होता है? डिस्प्ले किया होता है। तो हु आर रजिस्टर्ड पर्सन? जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उनके पास STRN नंबर है। हम सारा क्या कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं।
हमने जो कल कहानी पढ़ी थी कि आउटपुट टैक्स जो रिसीव करना है वो सिर्फ कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीव नहीं कर सकता। इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं कर सकता। जो हम डिस्कस कर रहे थे, आउटपुट में से इनपुट टैक्स को लेस करवाओ, रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे कर दो, ये सारा कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। इवन जो हमने कल सप्लाई चेन डिस्कस की थी, उस सप्लाई चेन में वो सारे लोग क्या थे, आपस में रजिस्टर्ड थे। तो ये सारी बातें किसकी हम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में कर रहे हैं। आप जब भी कोई इनवॉइस पकड़ें, कोई बंदा टैक्स ले आपसे, अगर उसके इनवॉइस के ऊपर STR नंबर नहीं लिखा होगा, वो कभी आपसे टैक्स नहीं ले सकता। आप जाते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर, आप इनवॉइस पकड़े, इनवॉइस है, देखें भाई रजिस्टर्ड हो, कहाँ है तो नंबर तुम्हारा, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो आपसे टैक्स नहीं ले सकता। तो ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। नाउ हु इज रजिस्टर्ड पर्सन, जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, कि अभी नहीं लेकिन हमने कह दिया है ये बंदा रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद नहीं करना आपने, क्रैम नहीं करना डेफिनेशन को। इज दैट क्लियर? तो जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो हमें लग गया पता कि हम जिसके बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम हमें पता होगा। हमें लग गया पता टैक्स पीरियड क्या है, वो 1 महीना, अगस्त का, सितंबर का, फरवरी का, मार्च का, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। डन। अब उस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल टू, कौन सा एसोसिएट था, सरमाया एसोसिएट फॉर द पीरियड अगस्त 2024। तो नाम आ गया सरमाया एसोसिएट, पीरियड आ गया अगस्त 24। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। आप ये हेडिंग देंगे किस पेज के ऊपर, लेफ्ट पेज के ऊपर। हमने कहाँ स्टार्ट किया न्यूमेरिकल, लेफ्ट पेज के ऊपर। और लेफ्ट पेज के ऊपर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने सेल्स टैक्स क्रेडिट, जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कह रहे होते हैं। क्या लिखेंगे सारे, सेल्स टैक्स क्रेडिट, जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। देखिए लेफ्ट पेज जो आपको बताया है उसके ऊपर सारा आपके आएंगे इनपुट टैक्स, जो राइट वाला पेज है उस पर सारे आपके आएंगे आउटपुट टैक्स। उससे नेक्स्ट पेज पे हम कैलकुलेट करेंगे और उससे नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, अपनी वर्किंग बना के बैठे होंगे। तो 4 पेजेस जो हैं वो हमारे इस तरह चलेंगे। ये वाला जो हमारा पेज होगा, कैमरामैन फोकस, कल क्लास में देखा था जूम आउट हो गया था एक जगह पे जहाँ पे मैंने कहा था, इस वाले पेज पे आपने शुरू किया, ये हमारे क्या है, सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, इनपुट टैक्स, वो सारे यहाँ पे आएंगे। आपका फॉर्मेट का नाम आ गया जी, किस बंदे के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं। इनपुट टैक्स सारा यहां पे लिखना है, आई कैप में भी जाके। आउटपुट टैक्स सारा आपने लिखना है इस पेज पे। अगर पेज बचता है कोई मसला नहीं है, जो कैलकुलेशन होगी वो सारी हम इस पेज पे करेंगे और वर्किंग हम कहां बनाएंगे, इस पेज पे बनाएंगे। तो आपका इवन ये जो 20 नंबर का सवाल है ये भी 4 पेजेस पे ही होगा और इसी तरह हो रहा होगा। तो हम ये क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, आप यही हेडिंग देंगे, सेल्स टैक्स क्रेडिट क्या होता है हमारा, इनपुट टैक्स। और आगे आप 3 कॉलम बनाएंगे, वैल्यू, रेट और अमाउंट का। ये कॉलम बना के लाइंस नहीं लगानी, खुदा का वास्ता है, वो बड़ी गंदी लगती हैं। आप ऐसे लिखें, वैल्यू, रेट, अमाउंट, दैट इज इनफ। आपने 3 कॉलम्स बना लेने हैं और इसमें हम क्या करेंगे, तमाम डाटा अपना फिल करते जाएंगे। गॉट इट? अब हमने कल डिस्कस किया था इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये है जी हमारी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन। ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद नहीं करना, ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, इसको आपने क्रैम नहीं करना, इसका रट्टा नहीं मारना। ये हम कल डिस्कस करके आ गए। क्या होता है इनपुट टैक्स, बताएं जरा आप। जो हमने पे किया। अब पे कब करते हैं, जब आपने चीजें खरीदी होती हैं। तो व्हाट इज इनपुट टैक्स, कि जब आप, सॉरी आउटपुट टैक्स है ये, इनपुट टैक्स पहले यहां आता है, ये ले। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है
कि सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। होता क्या है कि जब आप गुड्स खरीदते हैं, जो आप पे करेंगे वो क्या है आपका इनपुट टैक्स। जब आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट के वक्त जो आप पे करेंगे वो क्या होगा, आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आप एफईडी पे करते हैं, वो भी आपका इनपुट टैक्स। एफईडी सिलेबस का पार्ट नहीं है सीफैप में। उसके अलावा सर्विसेज वगैरह जब आप लेते हैं, आप जो टैक्स पे करते हैं वो भी क्या है आपका इनपुट टैक्स है। फिर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में टैक्स चार्ज होता है वो भी क्या है आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होता है। तो दिस इज़ रीड ओनली, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो ना हो कि आप इसे क्रैम करने बैठे हो, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना रूम है कि वो आपको इसमें फेल नहीं करेगा, इसके अलावा बड़ा कुछ पूछ के फेल कर सकता है, वो यही नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हमने सेल्स की हमें रिसीव होगा वो मेरा क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स। तो जब आप गुड्स सेल करेंगे, जो आप कलेक्ट करेंगे, दैट इज योर आउटपुट टैक्स। जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एफईडी जो मिलेगी, दैट इज आउटपुट टैक्स। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो टैक्स ले रहे हैं वो क्या है, आउटपुट टैक्स। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, बिल आता है, उस पर टैक्स चार्ज किया गया है, वो क्या है, आउटपुट टैक्स है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ये हमारे लिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, आपने गुड्स परचेज की होंगी, आपके पास आ जाएगा जी, आपने क्या की हैं, गुड्स जो हैं वो परचेज की हैं, और आप लिखेंगे गुड्स परचेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए की गुड्स परचेज की होंगी, आपने रेट कितना है, 18% है, कितना टैक्स पे किया होगा, 54,000। ये आपका टैक्स की अमाउंट होगी जो आप क्या करके बैठे होंगे, चार्ज करके बैठे होंगे। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। क्या पाकिस्तान में हर चीज़ पर टैक्स लगता है? नहीं। अभी बुक्स लेके आए हो, कहाँ टैक्स पे किया आपने? मैंने भी नहीं किया। हमें कैसा चलेगा पता कि कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है कि नहीं है? कॉलेज वाले आपको पढ़ा रहे हैं, कभी आपकी फ़ी पे जीएसटी चार्ज नहीं करते। सबा लोड वाली, उसने कभी जीएसटी लिया आप लोगों से? नहीं। ट्यूशन वाली बाजियां डेप्रिशिएट करती हैं बच्चों का दिमाग, कभी जीएसटी चार्ज किया? डेंटिंग पेंटिंग सेंटर्स, जहां पे गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग होती है, नोट वो वाले वो भी हैं, लेकिन क्या वो गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करने के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं? दूसरे वालों को करना चाहिए। तो हमें कैसे चलेगा पता कि कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है, कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है? अब आप आ जाएं हमारी पहली डेफिनेशन, और इसके ऊपर आप लिखेंगे लर्निंग। इसमें से केस सिनेरियोज आपको आते हैं और ये आपने समझनी है, इसको आपने क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, समझनी है। रिसेंट इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या। बिकॉज हमने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि हमारी एक्टिविटी क्या टैक्सेबल है भी कि नहीं। बिकॉज अगर हमारी एक्टिविटी टैक्सेबल होगी फिर ही हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे आप जाते हैं, आप बाइक खरीदते हैं, दैट इज अ टैक्सेबल एक्टिविटी। आप खरीदने के बाद बेच देते हैं, दैट इज नॉट टैक्सेबल एक्टिविटी। मैं जाऊंगा बाइक लूंगा शोरूम से, मैं टैक्स पे करूंगा। मैं उसको चलाने के बाद बेचूंगा, मैं कभी किसी से टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है। मैं जा रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं नक्शे बना के दे रहा हूं, मैं टैक्स लूंगा। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, वहां नक्शे बना के दे रहा हूं, मैं टैक्स नहीं ले रहा हूँ। तो कैसे चलता है पता कि कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है, कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है? बिकॉज जो एक्टिविटी टैक्सेबल होगी उसी में क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो व्हाट इज टैक्सेबल एक्टिविटी? टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी
जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें लेन देन हो रही है, पैसा इन्वॉल्व है, चाहे आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो चाहे प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, उसमें क्या कुछ शामिल होगा वो हमने यहाँ पर देखना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो आप बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी। आप गंदम उगा रहे हैं, गंदम बेच रहे हैं, इट इज़ अ टैक्सेबल एक्टिविटी। आपके एक दोस्त ने फ़ोन किया, कहाँ होते हो? जी लाहौर होता हूँ। यार 2 बोरियां गंदम के बिकवा दोगे? आपने कहा अच्छा यार, आपने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप का, दोस्तों यारों को बेच दी। आप कारोबार थोड़ी करते हैं, वैसे ही बेचिए ना। दैट इज़ नॉट अ टैक्सेबल एक्टिविटी। आपका गोदाम है, चावल बेच रहे हैं, ये क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी। वैसे किसी दोस्त के हाथ से उसने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, बिकवा दे, आपने बिकवा दिया, दैट इज नॉट टैक्सेबल एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो कारोबार की फॉर्म में, बिजनेस की फॉर्म में, ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हो, ये क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। दुकानदार बुक्स बेच रहा है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा, आप बुक्स सेल करोगे, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। आप जाते हैं, हायर वाले हैं, आप हायर से एसी खरीदते हैं, एसी बेचेंगे। आप टोयोटा वालों के पास जाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी बेचेंगे। गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं आपको, ये क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हायर वाले कहते हैं जी ठीक है, एसी हमने बेच दी है, आप आएँ, आप हमें एसी की मेंटेनेंस करवा लें। टोयोटा वाले कहते हैं ठीक है, गाड़ी के मेंटेनेंस करवाने हमारे पास आ जाए, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी। ये बोथ, एसी भी खरीदा और हायर वाले आके आपका एसी लगा कर भी चले गए हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, ये भी हमारी क्या कहलाएगी? टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? उसके बाद है जो बुक्स सेल की आपने जैसे कि बताया हमने यूज करने के बाद, तो उस पे एक बार टैक्स हम पे कर चुके हैं जब खरीदी थी हमने। पे किए? जब खरीदी थी बुक, कब किए? जब खरीदी थी। नहीं किए, नहीं होगा। बताता हूँ, आगे चलने दें। अभी हम सिर्फ एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, अभी हम दुकान की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात नहीं कर रहे। अभी चीज़ पे टैक्स है कि नहीं, आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम देख रहे हैं बिजनेस, दुकानदार, बुक शॉप, वो बिजनेस कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ बेचना, वो टैक्सेबल है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड। आपका गोदाम है और आप गंदम बेच रहे हैं, ठीक है, आपका बिजनेस क्या है? गंदम बेचना। आपके पास चावलों की 5 बोरियां आ गई हैं, आप नहीं ये बेचते, आपने बेच दी, वन ऑफ एडवेंचर हुआ है, एक दफ़ा हुआ है, इसमें रजिस्टर्ड तो नहीं है, ना ये काम करते हैं, बट ये कर दिया आपने अपने कारोबार में बैठ के, ये भी क्या कंसिडर होगी? टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होगी। आपका शोरूम है गाड़ियों का, आप लोकल गाड़ियाँ बेचते हैं, सारी गाड़ियाँ लोकल मेड इन पाकिस्तान बेचते हैं। एक गाड़ी इंपोर्टेड आई, आपने रखी, बेच दी, उसके बाद भी नहीं बेचोगे इंपोर्टेड, उससे पहले भी आपने इंपोर्टेड गाड़ी कभी भी नहीं बेची, वन ऑफ एडवेंचर है, एक ही दफ़ा किया गया है, ये भी क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही शुमार होगी। क्यों? बिकॉज आपका कारोबार ही यही था। उसके अलावा पॉइंट नंबर डी, एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? आप एक कारोबार स्टार्ट करते हो, सैंपल्स बनाते हो, ट्रायल प्रोडक्शन करते हो, सैंपल्स बनाओगे, चेक करोगे, बेचोगे, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। जब कारोबार बंद कर दोगे तब भी कुछ ना कुछ तो बनाओगे, आखिरी यूनिट्स बनेंगे, आखिरी बैचेस बनेंगे। कारोबार बंद करते हुए भी जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही है। तो इन शॉर्ट अगर आप ये 4 पॉइंट्स पढ़ें, तकरीबन हर चीज़ ही टैक्सेबल एक्टिविटी है। सांस लेंगे वो भी क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। बिकॉज कारोबार कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी, ट्रेडिंग कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी, गुड्स बेच रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है। कोई वन ऑफ एडवेंचर, कारोबार में बैठे हो, कोई एक दफ़ा काम कर लिया, वो भी क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। कारोबार शुरू करते काम करोगे, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। कारोबार बंद करते हुए भी काम करोगे, तो ये भी क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो भाई कुछ छोड़ा है? आपने क्या किया है? सारे टैक्सेबल एक्टिविटी में डाल दिए। उसने कहा रुको, ऐसी बात नहीं है, हम बड़े नाइस लोग हैं,
ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटी तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, वो है इसकी एक्सेप्शन। वो 4 चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी हैं, वो पढ़ेंगे। हमें लगता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी का ही पार्ट बनती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये 3 चीज़ें कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। क्या? नंबर 1, द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू द एम्प्लॉयर। जो आप नौकरी में काम करते हैं ना, मुलाजमत में काम करते हैं, वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। एक आर्किटेक्ट है, उसका काम है नक्शे बनाता है और घर डिज़ाइन करता है, अपना प्राइवेट काम कर रहा है, नक्शे बनाएगा, डिज़ाइनिंग करेगा, ये उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, उसका बिजनेस है, कारोबार कर रहा है इसका। वही आर्किटेक्ट किसी कंपनी में हायर हुआ है, जहाँ पे उसको इस नक्शे बनाने की सैलरी मिलती है, नौकरी पे है। अगर उसको सैलरी मिल रही है, फिर ये नक्शे बनाना उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। गॉट इट? क्लियर है ये? कि अगर आपको किसी काम करने के पैसे मिल रहे हैं, नौकरी में जॉब कर रहे हो, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। कल को आपकी अकाउंटिंग फर्म होती है, ठीक है, कंसल्टेंसी फर्म होती है, आप फर्म आप फर्म में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ टैक्सेबल एक्टिविटी। कल को आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वही 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। गॉट इट? उसके बाद पॉइंट नंबर 2, एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और अ हॉबी। बेस्ट एग्जांपल चाहत फ़तेह अली खान। एक है हमारे पास नुसरत फ़तेह अली खान, एक है राहत फ़तेह अली खान, अब दूसरा कौन है? चाहत फ़तेह अली खान। अब नुसरत, राहत प्रोफेशनल सिंगर्स, उनकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, उनका ओढ़ना बिछोना क्या है? कवालियाँ, गाने। एक हमारे पास है हज़रत चाहत साहब, ज़िंदगी में एक काम करता है, 3 महीने बाद आता है और हर एक की तौबा तौबा करा देता है। इवन जिसने तौबा तौबा गाया होता है वो भी रो पड़ता है कि अंकल जी मुझे छोड़ दें, मुझे कुछ ना के। है कि नहीं ऐसा? अली ज़फ़र के थे 2 मिलियन व्यूज़, इसके थे 20 मिलियन व्यूज़, और अली ज़फ़र की आंखों के आंसू फील हुए थे मुझे कि यार क्या दुनिया को हो गया। अब वो ये काम करता है कि भाई मैं इस काम में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मुँह पे कहता है मैं तो बस शौकिया गाता हूँ, मुझे अल्लाह की देन है, आमद होती है, बस आमद होती है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आवाम के कानों में कैंसिल करा देता हूँ। ये उसकी हॉबी है, ये उसकी रिक्रिएशन एक्टिविटी है। ये जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, ये कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। आपको ड्राइंग करना पसंद है, आप ड्राइंग करते हैं, ठीक है, दैट इज़ योर हॉबी। हाँ, आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं और आप जाके उनकी रखवाते हैं एग्जीबिशन, फिर वो बिजनेस हो जाएगा। डन हो गया? फिर अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी जो है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। पॉइंट सी जो है सेम पॉइंट है, वो एओपी और कंपनी के पर्सपेक्टिव से है कि अगर कंपनीज या एओपी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे ईद मिलन पार्टी रख ली, स्पोर्ट्स गाला रख लिया, कलर डे रख लिया, तो ये इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। कंपनी का टूर रख लिया, एम्प्लॉयज़ को टूर्स पे भेज दिया, एम्प्लॉयज़ की पार्टी कर दी, गेट टुगेदर कर दी, तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। मास्टर पेंट्स हमको पता है, पेंट्स बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि जी हम एक दिन जाएंगे एसओएस वालों के पास, हम जाके बच्चों के साथ कलर डे स्पेंड करेंगे, हम उनका एसओएस पेंट करेंगे, तो डैट इज़ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वो टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन है, ये इसकी एक्सेप्शन है। इसको एक दफ़ा बुक्स से प्रॉपरली रीड कर लें, जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है उनको भी रीड आउट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। इस टैक्सेबल एक्टिविटी के बाद जो बुक में ख़ास तौर के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है, उसमें हर एक पॉइंट को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उस बॉक्स को लाजमी पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। तो काइंडली ये जो बॉक्स है पेज नंबर 237 के ऊपर, इसको ज़रा पढ़ लें, फिर हम आगे चलेंगे। शाबाश। वेलफेयर के लिए काम किया जाए तो डैट इज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल एक्टिविटी।
$32 मिलियन कमाए होंगे। क्लियर है? ये एग्जाम्पल्स पढ़नी है। तो इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जब आप कल को रिवाइज भी कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है वहाँ पे नीचे प्रॉपर आपको बॉक्सेस में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, तो आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो हमें लगी समझ कि टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो हमारी ये होती है। ठीक है, अब हमें ये तो लग गया पता कि भाई ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। अब हम एक चीज़ पढ़ते आ रहे थे कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो है वो हम चार्ज करेंगे, और यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर हम आगे गए थे यहाँ पे भी हमने वर्ड क्या पढ़ा था, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सप्लाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी। अब हम देखते हैं कि सप्लाई की टाइप्स कैसे होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई, हमने टैक्सेबल एक्टिविटी देखा, हमें लग गया पता कि एक्टिविटी तो टैक्सेबल है, लेकिन ये जो एक्टिविटी हमारे पास टैक्सेबल है, इसमें जो हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, ये सप्लाई दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और दूसरी होती हैं हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है कि कभी भी उस चीज़ के ऊपर टैक्स लग ही नहीं सकता, और टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है, हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं, 18% हो सकता है, 0 रेटेड हो सकती है, डिफरेंट रेट हो सकते हैं, बट टैक्स चार्ज होगा। तो सप्लाईज हमारे पास जो हैं क्या होंगी, दो तरह की। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात करनी है कि हमारा 5th स्केड्यूल क्या होता है, 6th स्केड्यूल क्या होता है, डिटेल आइटम्स क्या है, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास सप्लाईज जो हैं दो तरह की हैं, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट। आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग जाते हैं, आप चिकन बाय करते हैं, दुकान पे गए, चिकन ख़रीदा जी, 700 रुपये का केजी है, वो आपसे 700 रुपया ही लेगा, आपसे कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ऐसे है, क्यों? एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप जाएं कारफूर में, वहाँ मिलेंगे आपको फ्रोज़न चिकन, उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज होगा, वो टैक्सेबल होता है। आप जाएं आलू ख़रीदें, कभी सेल टैक्स नहीं होगा। आप जाके फ्रोज़न फ्राइज़ बाय करें, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। आप जाके साग ख़रीदें, अभी यहाँ पे कोई सेल्स टैक्स नहीं है। आप जाके मिचल्स का साग बाय करें, सेल्स टैक्स होगा। आप पाइनएप्पल लें फ्रेश, कोई सेल्स टैक्स नहीं है। आप जाके कैन लेंगे तो सेल्स टैक्स है। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिवीज़न है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्ट है। हमें कैसे चलेगा पता, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल, जहाँ पे हमें प्रॉपर लिस्ट बताई हुई है कि ये वाली गुड्स टैक्सेबल है, ये वाली गुड्स एग्जेम्प्ट है। बट अभी हमें सिर्फ ये देखना है एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है, कि जिनके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। और टैक्सेबल का मतलब क्या है कि जब आप बेचोगे या ख़रीदोगे, आप उनके ऊपर टैक्स चार्ज करोगे, वो 0% हो सकता है, 18% हो सकता है, 10% हो सकता है, 2% हो सकता है, 9% हो सकता है, फिक्स हो सकता है, बट टैक्स लगेगा। तो जिनके ऊपर टैक्स लगेगा वो आपके टैक्सेबल सप्लाईज हैं, और जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा वो क्या है, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। और वो तमाम गुड्स जिनके ऊपर आप टैक्स 0% के ऊपर पे करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कहते हैं। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट आर ज़ीरो रेटेड सप्लाई, पूरा मेरा 5th स्केड्यूल है। व्हाट आर एग्जेम्प्ट सप्लाई, पूरा मेरा 6th स्केड्यूल है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन, एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन, ये रीड ओनली है, बिल्कुल भी आप लोगों ने याद नहीं करनी। इसको देख लें, फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ था? सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? चीज़ें, अशिया। देखते हैं गुड्स क्या होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इसको मार्क कर ले, इम्पॉर्टेंट है ये, और इसके ऊपर भी आगे लिख लीजिएगा कि ये आपको याद कर, मतलब इसका कंसेप्ट याद कर ले, लर्निंग क्रैमिंग नहीं करनी। इसमें से स्प्रिंग 15 की अटैम्प्ट में एक सवाल की एक न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट आई हुई है, गुड्स किसे कहते हैं। देखें, हमने असूल पढ़ा था, अभी हम एक वर्ड पढ़ रहे थे कि सेल्स टैक्स चार्ज होगा सप्लाई ऑफ गुड्स पे, कि जब आप गुड्स की सप्लाई करेंगे आपका सेल्स टैक्स चार्ज होगा। हम सबसे पहले देखते हैं गुड्स किसे कहते हैं, चीज़ें। देखिए, जब गुड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे रिमेंबर, जितनी भी हमारी मूवेबल एसेट्स या जितने भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो मेरी क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। ये मार्कर क्या है? गुड्स है। लैपटॉप क्या है? गुड्स है। प्रोजेक्टर, एसी, पंखा, लाइटें, टीवी, ये सारी क्या है? गुड्स है, मूवेबल है। मोबाइल क्या है? गुड्स है, मूवेबल है। आटा, दालें, चीनी, घी, गोश्त, सारा कुछ क्या है? ये मूवेबल गुड्स है। ये बेचो, टैक्स लो, ये खरीदो, टैक्स लो। तो गुड्स में सारा कुछ क्या आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी आ रही होंगी। लेकिन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज बिजली के ऊपर भी चार्ज तो होता है टैक्स। तो कहते हैं गुड्स में क्या कुछ शामिल है? मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है? गुड्स है। बिजली दोगे, बिजली के बिल पे क्या होगा? सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होगा। इसलिए वो क्या होता है, उन्होंने बिजली को गुड्स की रखा डेफिनेशन में, ताकि बिजली के बिलों पे क्या कर सके? सेल्स टैक्स चार्ज कर सके। डन। लेकिन ये नहीं इम्पोर्टेंट, इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें गुड्स नहीं है। उसने कहा एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स बट अदर देन दीज, क्या? नंबर 1, मनी। कभी ऐसा हुआ है आप बैंक के पास जाएं, बैंक से 1000 रुपया कैश निकलवाएं और बैंक वाले कहें जी 1000 रुपया कैश है प्लस हमें 18 रुपीज़ GST पे कर दो? नहीं, पैसे के ऊपर कभी GST चार्ज नहीं होता। तो जो कैश होता है, मनी होता है, इसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक्स एंड शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में बिक रहे होते हैं कि ये भी ट्रांसफरेबल एसेट्स, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो मेरे एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, क्या? एक्शनेबल क्लेम्स। आप लोग बिलों में पढ़ेंगे जाके, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह होते हैं, या आपने पढ़ा होगा डेली लाइफ में, देखा भी होगा, एक होते हैं डिस्काउंट कूपन्स। डिस्काउंट कूपन्स क्या होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, आपकी लाइफ में होता भी होगा कि आप आज करते हैं परचेजिंग, आप परचेजिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट कूपन दे देते हैं। आप 10,000 का सामान खरीदते हैं, वो आपको 2,000 रुपये का कूपन दे देते हैं, कहते हैं अगले महीने आइएगा, अगले महीने अगर आपने 15,000 रुपये की ख़रीदारी कर ली हमें दीजिएगा, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ऐसे ही होता है, ख़रीदारी आज कर रहे हो, कूपन आपको नेक्स्ट टाइम के लिए दिया जा रहा है, आना अवेल कर लेना। अवेल कर लिए? सर ये चेक भी तो एक्शनेबल क्लेम्स में आ सकता है? नहीं, चेक बैंक में होता है। वो डिस्काउंट कूपन्स क्या क्लेम हो गया? कितने % चांसेस हैं कि अगले महीने आप शॉपिंग करने ना जाएं? पता ही नहीं है। कितने % चांसेस है कि अगले महीने आप जाएं, इस तरह बिल ना बने? नहीं। तो उसके ऊपर अभी एक्शन लिया नहीं है, ले सकते हैं। तो जब तक हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, डिस्काउंट कूपन्स, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह होते हैं, ये भी गुड्स नहीं होती। तो डिस्काउंट कूपन दे दो, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर डिस्काउंट लग गया उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो डिस्काउंट कूपन्स वगैरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता।
और चौथा इसमें आता है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या आती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कभी भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे सेल्स टैक्स की बात की जा रही है। ज़मीन की, घर की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। क्यों? बिकॉज वो गुड्स ही नहीं है। जो चीज़ गुड्स नहीं है, जो चीज़ गुड्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? तो गुड्स की जो एक्सेप्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी गुड्स का पार्ट नहीं बनेंगी। क्लियर है? ये इसको रीड आउट कर लें। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, इस एग्जांपल को भी स्क्रीन पे रीड आउट कर लें। फिर हम आगे चलते हैं कि ये डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। प्रोमिसरी नोट्स वगैरह हो गए, क्योंकि ये एक्शनेबल हैं। अभी इन पर एक्शन नहीं लिया, वाइड भी हम डिस्काउंट अवेल ना कर पाएँ। सर ये जो आपने भी ऊपर भी पॉइंट्स जो बताए हैं सारे, इसमें आपने वो चीज़ें बताई जिन पे सेल्स टैक्स नहीं लगता ना, एज अ जनरल टैक्स की तो नहीं बात करें ना हम यहाँ पे सिर्फ सेल टैक्स पढ़ रहे हैं। सिर्फ सेल टैक्स अभी हमें नहीं पता इनकम टैक्स क्या है, हमें कंसर्न ही नहीं है। हम इस वक्त सिर्फ जनरल सेल्स टैक्स जीएसटी पढ़ रहे हैं, जो खरीदो फरोख्त पे चार्ज होगा। बुक, सारा कुछ बुक पे लिखा हुआ है A to Z। आप पढ़ेंगे, इवन बुक में इसके साथ एग्जांपल्स लिखे हैं फर्दर, आप उन्हें वहाँ से रीड करें, आपको और चीज़ें जो हैं क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये जो डिस्काउंट कूपन है ये 2015 में पेपर न्यूमेरिकल में आया हुआ है। 2015 के न्यूमेरिकल्स में डिस्काउंट कूपन उसने दिया हुआ है। तो कूपन है, जब गुड्स ही नहीं है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स भी कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। और 15 के बाद अभी तक उसने ये चीज़ दोबारा नहीं पूछी। पूछ ले तो पता होना चाहिए कि ये इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। कर लें रीड, बुक से रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का हमें लग गया पता, गुड्स क्या होती हैं। अब हमारे पास क्या रह गया? सप्लाई। मैं वैसे ही पूछता हूँ, सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो चीज़ से मार्केट में अवेलेबल हो, ऑफर की जाए, जो उसी वक्त ही खरीदने के लिए पेश की जाए चीज़, उसको कहते हैं सप्लाई। सप्लाई किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ट्रांसफ़र कर देना और अवेलेबल कर देना और अवेलेबल फॉर परचेज और सेल व्हाटएवर, मतलब बेचना। तो ठीक हो ना, बेचने को सप्लाई कहते हैं। इतना कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों को अपने आप पे भी यकीन नहीं है। समटाइम्स अपने आप पे यकीन करें कि आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके इतना यकीन हो कि आप गलत जवाब दे अड़ जाएं, हाँ भाई तू है ही गलत, अपनी गलती नहीं माननी। तो अब सब मैं वही देख रहा हूँ, सही जवाब दे के कन्फ्यूज, अच्छा हमने सही कहा है, सही बता रहे हो। सप्लाई क्या होती है? बेचना, सेल करना, अवेलेबल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई है। आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके हो, सेल्स बेच रहे हैं। सेल्स क्या होती हैं? कस्टमर आपके पास आया, आपने उसको गुड्स दे दी हैं, बदले में पैसे ले लिए,
ठीक है, सप्लाई के ऊपर आ जाएं और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें। ये वो डेफिनेशन है, दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन, दिस इज़ अ प्योर कंसेप्ट जो आपके न्यूमेरिकल्स की बैकबोन है। आप इसको पढ़ के फैसला करेंगे कि ये चीज़ सप्लाई है या नहीं है। बिकॉज एक्टिविटी ओके डन, टैक्सेबल गुड्स एग्जाम्ड गुड्स डन, अब फैसला क्या करना है, सप्लाई। बिकॉज अगर गुड्स सप्लाई हो गई हैं टैक्स चार्ज होगा। तो सप्लाई क्या होती है इसको हमने यहाँ पे पढ़ना है। अभी इसमें से रीसेंट ऑटम 22 के अटेम्प्ट में सवाल आया है, 23 में आया है, आपके हर न्यूमेरिकल की एक आधी एडजस्टमेंट इससे निकल रही होती है। तो कंसेप्चुअली हाईली इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें रटे वाली कोई चीज़ जिसको समझना है एक एक पॉइंट को। देखिए सप्लाई जो मुझे अभी आप लोगों ने बताया वो बिल्कुल ठीक था, एक्यूरेट था। सप्लाई का मतलब क्या है, सेल करना, बेचना। मतलब कस्टमर आया मेरे पास, 10 रुपये दिए, मैंने 10 रुपये पकड़े, मार्कर दे दिया, डेट इज़ अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स, गॉट इट। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज एन ऑनर, क्या किया कि एक बंदे को आपने राइट ट्रांसफ़र कर दी है कि वो उन इस गुड्स को एज एन ऑनर के तौर पे क्या कर दे, डिस्पोज ऑफ कर दे। ये मार्कर जो है मेरा है, मैंने ये इसको दे दिया मार्कर, ठीक है, जा तेरा है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अब जब इसको कह दिया, अब ये इसको रखे, इस्तेमाल करे, इसके पास ये राइट है, ये इसको बेच भी सकते हैं। मैंने इसको इस मार्कर को बेचने का राइट दे दिया कि ये तुम्हारा है, जाओ बेचो। ये जो राइट ट्रांसफ़र किया है ये भी हमारी क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी। जब गिफ्ट्स किए जाते हैं तो आप कभी भी किसी को गिफ्ट देते ये नहीं कहते तुम्हें मेरी कसम तुमने चीज़ें नहीं बेचनी, तुम कब्र में होगे चीज़ें तुम्हारी कहीं और पहुंची होंगी। तो जब गिफ्ट्स कर रहे होते हैं, जब गिफ्ट करते हैं तो उसके साथ आप उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट भी दे रहे हैं। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, टोयोटा में काम कर रहे हैं, आपने अच्छी सेल्स जो है अचीव करके दी हैं, टोयोटा वाले आपको गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। अब गाड़ी गिफ्ट करके ये नहीं कहेंगे तुम्हें मेरी कसम है तुमने कभी ये गाड़ी नहीं बेचनी, आपको गाड़ी मिल गई है, आप उसके पास चलाएं बेचें, आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने आपको ये राइट ट्रांसफ़र किया है उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का, ये क्या है, सप्लाई है। तो बेचना, सेल करना भी सप्लाई है। आप ये राइट्स ट्रांसफ़र कर दें गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का, ये भी क्या है, सप्लाई है। इसके अलावा हायर परचेज में जब आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो भी क्या है, सप्लाई है। क्या होता है हायर परचेज, बताइएगा ज़रा। इंस्टॉलमेंट कैसे काम करती है, लाइक क्या होता है प्रोसीजर? नहीं वो तो होता ही है, हमारे है ही, यहाँ पे सारा सूद चलता है। कैसे होता है इंस्टॉलमेंट, लाइक नॉर्मल सेल्स में और इंस्टॉलमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बताएं। आप पहले जाते हैं, बाइक लेनी है किस्तों पे, जाएंगे एडवांस पे करेंगे, बाइक आ जाएगी, आप किस्तें पे करेंगे, किस्तें ख़त्म हो जाएंगी, बाइक क्या हो जाएगी, आपके नाम हो जाएगी। ऐसे ही है, आप 12 महीने किस्तें पे कर रहे हैं, बाइक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आप किस्तों के एग्रीमेंट में चीज़ें खरीद रहे होते हैं, ये भी क्या है, सप्लाई है। तो अभी तक तो हमें समझ आई कि सेल करना भी सप्लाई है, ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज एन ऑनर ये भी सप्लाई है, किस्तों में हायर परचेज में चीज़ों को बेचना ये भी क्या है, सप्लाई है। डन। तो ये सब कुछ क्या है, सप्लाई है। भाई चीज़ें बिक रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, सप्लाई होगी, टैक्स चार्ज होगा। लाइक पेल एसी बना रही है, ठीक है, एक एम्प्लॉय ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पेल वालों ने उसको एसी दे दिया। जब पेल वाले अपने एम्प्लॉय को नया एसी देंगे तो उस एम्प्लॉय के पास क्या उस एसी को बेचने का राइट है? वो एक पकड़े एसी, घर ले जाए, जाके मार्केट में बेच दे। पेल वालों ने उसको एसी बेचने का राइट दे दिया, ठीक है, लेकिन अब पेल वालों के लिए क्या कंसीडर होगी, ये सप्लाई।
आ जाएंगे डिपार्टमेंट वाले, भाईजान कितने एसी बनाए हैं इस महीने? सर 100 एसी बनाए हैं। कितने सेल्स की हैं? जी 99 सेल्स की हैं, ये दुकान पे गए थे, ये एक हमने एम्प्लॉय को दिया है। क्यों जी? उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि तुम्हारा मामा एम्प्लॉय, बेशक तुमने उसको फ्री में दिया है, लेकिन तुम्हारी सप्लाई है, तुमने फ्री में दिया है। कितने कैसे? 2 लाख कैसे? या 2 लाख इंटू 18%, 36,000 रुपया टैक्स वो एफपेर वाले आपसे लेके चले जाएंगे। क्यों? बिकॉज उनके लिए क्या है? सप्लाई है। डन। जो पॉइंट नंबर ए है ना, इसको हाईलाइट करें। इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए। किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कीजिएगा वापस मॉडल पेपर का। इसकी रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना है, लेकिन इसका स्टार्ट पढ़े जरा। कहानी का स्टार्ट उसने क्या बताया आपको? क्या है ये? कहते हैं सरमाया एसोसिएट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल केयर आइटम्स। ये हर न्यूमेरिकल में वो लाजमी बताता है कि आप जिस बंदे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो है कौन। मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। वो अगर मैन्युफैक्चरर बता देगा तो भाई ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, ये पॉइंट जो होलसेलर है उसके लिए नहीं है, ये पॉइंट जो रिटेलर है उसके लिए नहीं है। किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। हु इज मैन्युफैक्चरर? जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड्स को बना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। और किन गुड्स की बात हो रही है? टैक्सेबल गुड्स। वो मैन्युफैक्चरर जो टैक्सेबल गुड्स बना रहा है, मतलब जब वो गुड्स बना के बेचेगा उसके ऊपर क्या होगा? टैक्स चार्ज होगा। उनके लिए पॉइंट है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो गुड्स को प्राइवेट यूज में ले जाए, सर ये भी सप्लाई है। ड्राइंग्स करेगा, ये भी क्या है? सप्लाई है। वो उसको नॉन बिजनेस यूज के लिए गुड्स को इस्तेमाल कर ले, चैरिटी कर दे, डोनेशन कर दे, ये भी क्या है? सप्लाई। बिजनेस यूज के लिए गुड्स इस्तेमाल कर दे, ये भी क्या है? सप्लाई है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पेल का ओनर है, अपने घर में एसी हारे के लगाएगा? किसके लगाएगा? पेल का ही। अगर उसको घर से कॉलेज एसी खराब हो गया है, गाड़ी पकड़ेगा, एसी उठाएगा, घर ले जाएगा, पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहा है ना। ड्राइंग्स है तो पर्सनल यूज, लेकिन ये क्या है? सप्लाई है। डिपार्टमेंट वाले आएंगे, टैक्स लेके जाएंगे। क्यों? ये क्या है? आपकी सप्लाई। ये सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर। एक है खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट, वो चीज़ें खरीद के लेके आया है और किस्तों में बेच रहा है। उसके घर का एसी ख़राब हो गया, उसने दुकान से पकड़ा एसी और जाके घर में लगा लिया, ये सप्लाई नहीं है। ये रूल सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। सुजुकी वाले वैगन बना रहे हैं, बुलान डब्बा बना रहे हैं, डब्बा बनाया, जाके ईदी वालों को फ्री में दे के और दे आए जी, लगाओ लाइटें, करो ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस। तो ये उन्होंने फ्री में दी है, दैट इज अ सप्लाई। पहले का ओनर क्या, घर जा रहा था, ओनर कहता होगा कि भाई इतने मैंने काम जिंदगी में किए नहीं जितना तो मैं इसको रगड़ूं। पहले के ओनर को, पहले का ओनर घर जा रहा था, रास्ते में उसको मिल गई मस्जिद, उसने कहा नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उम्र सारी निकाल दी है, चंद दिन बचे हैं, शायद जन्नत मिल जाए। तो उसने छोटी सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसको लग गई गर्मी। अब उसने कहा कि मुझे गर्मी लग गई है, तो यहाँ तो एसी नहीं लगा। उसने नमाज़ पढ़ी, पीए को फ़ोन कर दिया कि यार ये फ़लानी मस्जिद है, ये इसका एड्रेस है, कल इस मस्जिद में आपने 5 एसी लगा देने फ्री में। भाई चैरिटी है ना, आपने चैरिटी की है, आप मैन्युफैक्चरर थे। वो कहते हैं भाई दैट इज़ योर सवाब, नॉट माई सवाब। तुम सवाब कमाओ, तुम्हारा है, हमें टैक्स चाहिए। वो क्या करेंगे? आपसे आके टैक्स लेके जाएंगे। पेल में ऑफिस में एसी ख़राब हो गया, वो कहा ठीक है एसी ख़राब हो गया है, निकालो स्टोर हाउस से एसी लगा दो, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्या होगी? सप्लाई। तो सर ड्राइंग्स कर लो, बिजनेस यूज़ के लिए गुड्स इस्तेमाल कर लो, नॉन बिजनेस यूज़ के लिए गुड्स इस्तेमाल कर लो, ये सप्लाई ही कंसिडर होगी। ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है? एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरर
के लिए। नंबर भी तो कम शो कर सकता है। नहीं, प्रॉपर पकड़े आते हैं, बहुत तेज़ हो गए हैं आजकल ये। जैसे ये सवाल है जो आपको करो मॉडल पेपर का, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था दिस इज़ फॉर मैन्युफैक्चरर। अब जब इसमें अब आते हैं मैन्युफैक्चरर में, आप पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं और पॉइंट नंबर 5 के आप फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। उसने क्लियरली कहा है कि ये आपने इतने मालियत की गुड्स बनाई हैं और आपने ऑफिस कंजम्पशन के लिए दी हैं। किसके लिए दी हैं? ऑफिस कंजम्पशन के लिए। आपको पैसा कुछ भी नहीं आया, आपको पैसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये क्या होगा, आपका सप्लाई जो है वो कंसीडर हो रही होगी। ठीक है, ये क्या होगी? सप्लाई। तो ये पॉइंट सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए। एक है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए नहीं है। एक है इंस्टॉलमेंट वाला बंदा, उसके लिए नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद इस्तेमाल किया, भाई ये सप्लाई नहीं है। रिटेलर ने खुद इस्तेमाल किया, ये सप्लाई नहीं है। तो ये है इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, और बुक में डेफिनेशन के नीचे आई गेस लिखी हुई है, बिल्कुल पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्सप्लेन है और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे पेपर में जाके, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, आप लिखना मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को हाईलाइट कर लो। बिकॉज नीचे जाकर के ड्राइंग्स हुई है, उसने चैरिटी की है, उसने ऑफिस में गुड इस्तेमाल कर ली है। चैरिटी फ्री में होती है, ड्राइंग्स फ्री में हुई है, बट वो सप्लाई का पार्ट बनेगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है अगला पॉइंट, ये पेपर में आज तक नहीं आया, आ सकता है, इसको भी कर लीजिएगा। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओन्ड बाय अ पर्सन। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से आपने 2 लाख रुपए का कर्जा लिया, बैंक से आपने 2 लाख रुपए का कर्जा लिया। बैंक ने कहा यार कोई सिक्योरिटी तो हमें दो, हमें 2 लाख का कर्जा दे दें। आपने कहा यार ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरी गुड्स हैं, अपने पास रख लो गिरवी, अगर मैंने वापस ना किया बेच देना। ऐसा ही होगा, आप प्लेज करवा के आते हैं। अब 2 लाख रुपया आपने रखवाया, टाइम आया आपने पे नहीं किया, बैंक क्या करेगा? आपने जो गुड्स रखवाई हैं गिरवी, बेचेगा, अपने पैसे क्या कर लेगा? रिकवर करवा लेगा। वो गुड्स किसकी थी? बेची किसने है? किसको पैसे मिले हैं? सप्लाई किसकी है? हमारी। गुड्स किसकी थी? हमारी थी। सप्लाई किसकी हुई? हमारी होंगी। कर्जा हमने लिया था, उसने हमारी गुड्स बेच के अपने पैसे रिकवर करवाए हैं, उसके तो पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा। डिपार्टमेंट वाले करते हैं, आप टैक्स पे नहीं कर रहे, छापा मारा आके, आपके गुड्स लेंगे कब्जे में, बेचेंगे, टैक्स रिकवर कर लेंगे, और जो गुड्स बिकी होंगी वो भी आपकी सप्लाई कंसिडर होंगी। तो आपको हमने हर पर्सपेक्टिव से रंधा फेरना है इंशाल्लाह। फिर अगला पॉइंट भी पेपर में अभी तक नहीं आया हुआ, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे डी रजिस्ट्रेशन में। आप आगे इसको हाईलाइट कर लें टॉपिक, डी रजिस्ट्रेशन, दैट इज पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। अभी हमने पढ़ा था कि हु इज रजिस्टर्ड पर्सन? जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, कारोबार कर रहा है। एक बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, कारोबार कर रहा है, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहता। अप्लाई करेगा डिपार्टमेंट को कि जी मुझे क्या कर दिया जाए? डी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। कहेंगे ठीक है, आप आए, डॉक्यूमेंट्स दें, हम क्या करते हैं आपको डी रजिस्टर्ड जो है वो कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, कहेंगे तुम्हारे पास कितनी गुड्स पड़ी हुई हैं? जी मेरे पास वेयर हाउस में 150 गुड्स पड़ी हैं। आएंगे, गुड्स को काउंट करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय रेट, कहेंगे ये हमें टैक्स पे कर दो, हम क्या कर देंगे? आपको डी रजिस्टर्ड कर देंगे। इसमें आप कसम उठवा लें, आपके वेयर हाउस से 1 रुपये की गुड्स बाहर निकली, आपके हाथ में गुड्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? आपसे टैक्स लेके चले जाएंगे। तो ये भी क्या है? सप्लाई है। ये दोनों पॉइंट पेपर में अभी तक नहीं आए,
सुपर इंपॉर्टेंट है। बुक में इनकी अच्छी खासी एग्जाम्पल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस साथ ही गिवन है, वो लाजमी करने हैं आपने। इट शुड बी डन टुडे, ये करके आए ताकि ये कभी भूले ना आपको। जैसे साथ ही एग्जाम्पल है, देखें, मिस्टर कामरान रजिस्टर्ड इन जनवरी 2023 एंड लेटर ही गॉट डी रजिस्टर्ड ऑन 1 सितंबर 2023। ही हैज़ 1000 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 अगस्त 2023। हो गया डी रजिस्टर्ड, उसके पास थे 1000 यूनिट्स। ये 1000 यूनिट्स जो है इसके लिए क्या कंसीडर होंगे? सप्लाई कंसीडर होंगे। डन। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द ओनर और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम। इसके आगे लिखें ब्रैकेट में टॉल मैन्युफैक्चरर। क्या वर्ड लिखें? टॉल मैन्युफैक्चरर। टॉल मैन्युफैक्चरर। हु इज टॉल मैन्युफैक्चरर? जिसके पास ना तो रॉ मटेरियल है, जिसके पास ना तो गुड्स हैं, वो किसी के कहने पे काम करके दे दे, वो क्या है? टॉल मैन्युफैक्चर। जैसे खवातीन क्या करती हैं ईद पे, खासतौर पे ईद के दिनों में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, पूरी दुकान को उधेड़े रख देती हैं। दुकान में एंटर होती हैं, वो दुकान होती है, जब दुकान से निकलती हैं इट सीम्स के वहाँ ज़लज़ला आया हुआ था, पूरी दुकान बाहर निकली होती है। कोई 6 घंटे की बार्गेन के बाद क्या करती हैं? एक ड्रेस डिसाइड करती हैं, वो ड्रेस घर लेके आती हैं। घर आके इनको कहते हैं जी हमें इसका दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा, जाओ डाई करवा के लेके आओ। जाता कौन है? हम लोग। बिस्त कौन होता है? हम लोग। तो ये जब डाई करवाने के लिए भेजते हैं, अब वो एक बंदा जो दुपट्टा रंग रहा है, क्या दुपट्टा उसके? ना उसका दुपट्टा है, दुपट्टा आप लेके गए, रंग आपने बताया, उसने आपके बिहाफ पे उसको डाई करके दे दिया। ये बंदा क्या कहलाएगा? टॉल मैन्युफैक्चर। और जो वो डाई करने के पैसे चार्ज करेगा वो क्या है? सप्लाई। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, मोस्टली ब्रांड्स को चीज़ों नहीं करती, ये सिर्फ अपना एक सफ़ेद कपड़ा लेके आते हैं, सफ़ेद कपड़ा। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कंपनीज हैं, प्रिंटिंग कंपनीज हैं, राब्ता करते हैं कि जी ये हमारा कपड़ा है, ये डिज़ाइन है हमारा, प्रिंट कर दें। वो जो कंपनी है वो इनके बिहाफ पे इनका कपड़ा प्रिंट करके देती है। बेचते ब्रांड्स हैं, बट किसने किया प्रिंट? किसी तीसरी कंपनी ने। जो वो प्रिंटिंग के पैसे चार्ज करेगा वो क्या होगी? सप्लाई कंसीडर होगी। जैसे ये बुक है, बुक किसकी है? मेरी है, बट मैंने तो बनाई नहीं, मैंने PDF दी है, एक बंदे को दी, उसके पास कुछ भी नहीं था, किताब मेरी ली है, पेपर कहीं और से पकड़ा, उसने मुझे किताब छाप के दे दी। उसने कहा सर ये बिल है आपका, मैंने पे कर दिया। जो उसने किताब छापने के पैसे लिए हैं मेरे से, वो क्या थी? उसकी सप्लाई। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? टॉल मैन्युफैक्चरर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई का मतलब सेल्स है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एज एन ओनर बीच में आ रहा होता है, गिफ्ट करेंगे, ये भी क्या होगी? सप्लाई होगी। अगर मैन्युफैक्चर ड्राइंग करेगा, ये भी क्या होगी? सप्लाई होगी। हायर परचेज में करेंगे, ये भी क्या है? आपकी सप्लाई होगी। हाँ, लीज। लीज क्या होता है? लीज इज लिटिल डिफरेंट। लीज में होता है कि आप आज गाड़ी लीज पे ले रहे हैं, 5 साल की जब लीज खत्म हो जाएगी, बैंक वाले आएंगे, पूछेंगे भाईजान लीज खत्म हो गई है, इतने पैसे दे दो, गाड़ी अपने नाम करवा लो। जब वो पैसे दे के आप गाड़ी अपने नाम करवाएंगे, वो क्या होगी? उस दिन आपकी सप्लाई कंसीडर होगी। ठीक है? लीज में क्या होता है? आपने यार गाड़ी लीज पे ली है 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो जाएंगे, बैंक वाले आएंगे, जी 5 साल पूरे हो गए, गाड़ी वापस कर दो या ले लो। जी वापस करनी है ले जाओ, अगर लेनी है गाड़ी, खरीदनी है, हमें इतने पैसे पे कर दो। जो मैं पैसे पे करूंगा वो उस वक्त जब गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर होगी, वो क्या होगी? सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। गॉट इट? जैसे एक और है कि एम्प्लॉयज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रिज आर एंटाइटल्ड टू टेक अ फ्रिज फॉर देयर होम कंजम्पशन। कि एक मैन्युफैक्चरर फ्रिज का, उसने एम्प्लॉयज को कहा है कि एक फ्रिज उठा के अपने घर ले जाओ। दिस इज नॉन बिजनेस यूज, ये सप्लाई है। क्यों? मैन्युफैक्चरर है ये। लेकिन साथ ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अपने एम्प्लॉय को फ्री में फ्रिज दे दी है। दिस इज नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं। क्यों? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर वो खरीद के लाया था, खरीद के लाया था, अब दे रहा है, दिस इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन मैन्युफैक्चरर दे रहा है तो ये क्या होगी? सप्लाई। एक रेस्टोरेंट ओनर है, KFC वाले हैं, ये फ्री में अगर 1 डे फ्री मील्स दे दें गरीबों को, सप्लाई है। मैं जाऊंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीद किसी गरीब को दे दूंगा, तो ये सप्लाई नहीं होगी, ये मेरा लॉस होगा। क्या होगा? मैं पागल हूं? मैं।
तो यहाँ पे हमारी सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो वाइंड अप होती है। आपका आज का एक ही टास्क है, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनको अच्छी तरह रीड करके आना, नथिंग मोर देन डैट। बुक आपके पास है और सप्लाई के डेफिनेशन के बाद साथ नीचे टेबल में गिवन है सिनेरियोस थोड़े से, उनको लाजमी रीड आउट करके आइएगा ताकि आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि ये सारा कुछ जो है सप्लाई कंसिडर होती है हमारी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल विद फर्दर कंसेप्ट्स एंड फर्दर डेफिनेशंस।